मट्टू साहब, पर जो एक बात चरण सिंह सापरा कह रहे थे वो तो सही है, हर तिमाही में एक समीक्षा होती है बैंक की। अब ये जो बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसके बही खातों पर मैं नजर डाल रहा था, 31 मार्च 2024 तक के बही खाते। बैंक का घाटा 22 करोड़ 70 लाख, कुल जमा रकम जो मैं 4 बार बता चुका हूं 2436 करोड़ 37 लाख, बैंक पर उधारी 245 करोड़ 98 लाख, बैंक का निवेश 1264 करोड़ 71 लाख। अब मैं स्टूडेंट तो इकोनॉमिक्स का मैं भी रहा हूं, ये तो ऐसी स्थिति तो नहीं थी, 1 साल पहले की बात है ये, 10 महीने पहले की, कि भाई बैंक डूब जाएगा। तो वो तिमाही में, हर तिमाही की समीक्षा में आप पकड़ नहीं पाए, सो रहा था क्या आरबीआई? बात तो ये है कि देखिए आरबीआई का जो ऑडिट है हर तिमाही नहीं होता, हम ये आपको बता दें कि वो एनुअल हो सकता है, और अच्छे बैंकों का शायद बाई एनुअल 2 साल में एक दफा भी होता है, डिपेंड करता है बैंक की क्या रेटिंग है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। आरबीआई के अलावा इंटरनल ऑडिटर्स भी होते हैं। वो तो होते हैं, वो अलग वो बात रिपोर्ट तो भेजेंगे ना आरबीआई को, शेड्यूल्ड बैंक है। आरबीआई के पास ऑफ साइट मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म भी है जिसमें वो पीरियोडिक रिटर्न्स, तो मैं वही जानना चाह रहा हूं, 31 मार्च 2024 तक ऐसा लगता था आपको? नहीं लगता था। उसका कारण मैं बताता हूं। अब आपने देखा 2400 करोड़ है ना, इसमें से कुछ ये जो 1200 करोड़ की उन्होंने जो लोन दिया है, इसके अलावा उनकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। मैं एक उदाहरण, इन्वेस्टमेंट है ये, लोन नहीं, ये तो बैंक का निवेश मींस की एज लेंडिंग्स। और क्योंकि बैंक लेंडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करता है। ओके, ठीक है, जैसे कुछ तो फिक्स्ड होगा, कुछ तो सेफ होगा, जैसे एसएलआर है, वो तो सरकारी बॉन्ड में, वो तो पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, भारत सरकार का वो उसमें होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो है। एक उनकी सीआरआर है, वो तो दोनों रिक्वायरमेंट है, वो शेड्यूल्ड बैंक के लिए। वो पैसा सेफ है। बट जहां तक अब सवाल ये होता है कि 2024 से लेके जो अब तक जो इस पीरियड में उस लैंडिंग्स का या उस इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, ये उनको ये घटना दुर्घटना कहाँ हुई, बीच में इंटेंशनल है कि एक्सटर्नल हालात हैं, ये अभी इसके बारे में मतलब जिस राज्य में पिछले 10 सालों में 80 में से पूरे भारत में 80 बैंक लाइसेंस रद्द हुए, जहां जिस राज्य में 36 के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, जहां पर, एक मिनट सर, थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए, हमारा सिस्टम चलता कैसे है। 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जी, फिर 2021 में शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक, फिर 2022 में इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, फिर 2022 में ही मराठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं, गड़बड़ झाले हो रहे हैं, वहां पे तो और आंखें खुली रखनी चाहिए सिस्टम को। इनमें क्या चीज है कि जो कोऑपरेटिव बैंक है, इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि उन्हीं के लोग होते हैं। फिर सरकार क्या कर रही है? नहीं, वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा है। देखिए कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ये कमाल है, मतलब अब स्ट्रक्चर ऐसा, हम क्या करें, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, इसके कानून है, पर विद इन द कानून ही तो काम होगा ना। देखिए ऑल ऑफ ए सडन कोई घटना, देखिए कोई भी चीज मतलब ये कानून ऐसे हैं कि अमीरों को पूरा फायदा मिल जाता है, अमीरों का कुछ नहीं, बाल बाका नहीं होता, आम आदमी रोता रहे, चिल्लाता रहे। मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। मैं इसका कारण ये मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। मैं आपको बता दूं, जो आपने राइट ऑफ कहा, फॉर एग्जांपल आपके 3 बड़े डिफॉल्टर्स कौन है? विजय माल्या, मेहुल चोकसी, और एक तीसरा कौन सा है, मैं नाम भूल गया, नीरव मोदी। अब आप देखिए इनकी जो है 22,500-23 हजार करोड़ का इनका, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, इनके पास हमारा मतलब बैंकों का बकाया है, जिसमें से ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में 2023 जून में एफिडेविट फाइल किया है, उसमें से 21,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी आइडेंटिफाई हो गई। जो सिलेक्टिव आंकड़े एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूं, वो हो चुकी है। मान लो अगर आज हमारी कानूनी प्रक्रिया ऐसा हो कि उस प्रॉपर्टी को हम बेच दें 21-22 हजार करोड़, तो टोटल 23-23.5 हजार का जो कर्जा है। और ये आंकड़े आपके बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं 2 आंकड़े आपको बता दूं। हाँ बताइए मट्टू साहब, आपकी इजाजत से। एक उद्योगपति हैं, अब कोई भी थोड़ा दिमाग लगाएगा, सर्च करेगा, नाम आ जाएगा। 65,000 करोड़ की देनदारी थी, 60,000 करोड़ माफ हो गए, 5,000 में सारा मामला रफा दफा हो गया। एक 47,000 करोड़ के कर्जदार थे, 46,500 करोड़ में वो माफ हुए, 400-450 करोड़ की देनदारी चुकाकर मामला सारा साफ हो गया। अब देखिए ये इसमें देखना पड़ेगा कि उनको छोड़ दिया गया है कि ये टेक्निकल राइट ऑफ है। अगर टेक्निकल राइट ऑफ, आम आदमी को तो नहीं छोड़ा किसी लायक। अब देखिए बैंकिंग सिस्टम ही ऐसा है कि आम आदमी का पैसा लेके वो इनकम पैसा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं एक बड़ा
मैं इस मामले में तो नादान हूँ, अज्ञानी हूँ। नहीं, आप बैंकिंग के इकोनॉमिस्ट है, आप इकोनॉमिस्ट है। आप मुझे एक चीज बताइए, बैंकों का उनके यहाँ पे कोई मशीन लगी होती है, कोई अलादीन का चिराग है, उनका पैसा है? नहीं, उनका तो नहीं है ना, मेरा पैसा है। मैं पैसा दे रहा हूं भाई, मैं जमा कराता हूं बैंक में पैसे, और बैंक उस पैसे को कर्ज देता है, मुझे ब्याज देगा 4% या 5%, 7-8% पे वो कर्ज पे चढ़ा देगा, उससे वो ले लेगा। यही कमाई का जरिया होता है। पैसा मेरा है, बैंक का तो नहीं है। वो ऐसा कोई खैर ख्वाह खुदा तो नहीं बन गया। वो देता है बड़े बड़े कारोबारियों को। बैंक डूबेगा, घाटे में तब आएगा जब वो पैसे नहीं दे रहे। बिल्कुल। मेरे पैसे लेने से तो बैंक डूबेगा नहीं। तो पैसा मेरा, उस पर करोड़पति अरबपति बनकर घूम रहा है कोई और, वो कहता है नहीं देता पैसा, मैं ठेंगा दिखा रहा हूं। बैंक कहता अब करे क्या? आरबीआई कहता है अब मुझे आपके पैसे, संदीप चौधरी आपके पैसे बचाने के लिए अब मैं रोक लगा रहा हूं, 6 महीने आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ये कौन सा इंसाफ है? मैं आपको एक सब देखिए, बैंकिंग प्रक्रिया ही ऐसी है कि एक सेकंड देखिए, बैंकिंग जो बनी अमीर को बचाने के लिए, नॉट नेसेसरली वर्ल्ड ओवर ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ओवर। देखिए अब दुनिया के उदाहरण ये नहीं कह रहा, बैंकिंग का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप छोटी सेविंग को टैप करके उसको आप प्रोडक्टिव मतलब मरेगा तो छोटे आदमी का ही पैसा। पर एक चीज मलुक नागर साहब, एक सेकंड सर, अभी मैं आ रहा हूं। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।